प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं एक और शानदार क्लास में। जी हां साथियों, आज है रविवार का दिन और आप अपना टेस्ट देने के लिए एकदम तैयार हैं। जी हां साथियों, अब तक जो आपने पढ़ाई की है, जरा एक बार संडे का दिन है, आपने पूरे दिन मौज मस्ती कर ली है। अब आपके पास एक बहुत शानदार मौका है कि आप अपनी जितनी पढ़ाई कर चुके हैं यूट्यूब पर हमारे चैनल के द्वारा, अब उसका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। जी हाँ साथियों, टेस्ट कैसे देना है याद रखिए। टेस्ट देने का तरीका यह है साथियों कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक काम करिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया, आप उस पर टिक कर दिए, हाँ मैंने सही किया। क्वेश्चन नंबर 2 आया, आपने सही किया। ईमानदारी से भाई, किसी को धोखा नहीं देना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है। 50 क्वेश्चन है तो 50 तक गिनती कर लीजिए और पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, जैसा भी होगा आप करिए और लास्ट में देखिए कि आपका 50 में से कितना सही हुआ है। स्व मूल्यांकन करिए अपना खुद का कि हमने आज कितना सही किया हुआ बच्चों, और उसी अनुसार अपनी तैयारी को देखिए। अगर आप 50 में से 45 सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी यकीनन बहुत शानदार चल रही है, और अगर आप 50 में से 30-25 पे रुक जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा एफर्ट की जरूरत और है, और आप 25 से भी नीचे है, इसका मतलब बच्चों यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और चिंता की कोई बात नहीं बच्चों, मेहनत से हर चीज़ अचीव किया जा सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इजीली अचीव कर सकते हैं जो भी आप कुछ चाहते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आपका टेस्ट। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आज संडे का दिन है, आराम से टेस्ट दीजिए और खुशी खुशी अपने दूसरे काम करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आवृत्तबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या होती है? N, 3N, 2N, A और C दोनों। सही उत्तर क्या है बच्चों? यहाँ पे 3N है, 3N होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूक्ष्म प्रजनन से क्या संभव है? और ये 2021 का क्वेश्चन भी है। अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म प्रजनन से कौन सी चीजें संभव है पूछ रहा है, तो भैया अलैंगिक प्रजनन। सूक्ष्म प्रजनन मतलब होता है जो छोटे जीवों में होगा और जिसको कम समय लगता है जनन होने में, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म प्रजनन। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? आपसे बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन है जो इसमें उभयलिंगी है, मतलब नर और मादा जनन अंग एक ही शरीर में किसमें पाए जाते हैं? तो मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों और केचुआ है। तो आप जानते हैं कि मुर्गी और सांप जो होंगे उसमें आपको नर और मादा अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु अगर बात किया जाए केचुए की तो यह एक उभयलिंगाश्रयी है, हेर्माफ्रोडाइट है, मतलब नर और मादा जनन अंग एक ही शरीर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट साथियों आपके सामने क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? सरीसृप में, पक्षियों में, केचुआ में, मेढक में। तो यदि शरीर के बाहर निषेचन हो रहा है किसी माध्यम में तो उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं, और ये देखने को मिलता है आपको बहुत शानदार तरीके से मेढक में। तो मेढक में आपको देखने को मिलता है बाह्य निषेचन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल कहलाता है? तो फल के भी कई प्रकार होते हैं, इसमें से जो काजू है वो कैसा फल है? यथार्थ, बेरी, नट या सभी? तो यह एक नट है, सी यहाँ पे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, कंद किसका रूपांतरण है? कली का, तना का, जड़ का, संचेत जड़ का। तो भाई कंद किसे कहते हैं? कंद कहते हैं ट्यूबर, आलू के भूमिगत तने को कहते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है? तने का। कहीं कहीं पे जड़ लिख देते हैं पर जड़ नहीं होता बच्चों, कंद जो होगा वो आपको तना कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम, जड़, ट्यूबर या बल्ब? आप जानते हैं, आपको एक चीज याद रखना है कि आपको पहले चैप्टर में से कायिक प्रवर्धन वाला पार्ट खूब अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें से अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर इसका क्या है बच्चों? राइजोम के द्वारा क्या होगा? कायिक प्रवर्धन होगा। सारे बच्चे कमेंट में बहुत सही आंसर लिख रहे हैं और मैं जानता हूं कि आप ऐसे ही बहुत शानदार तरीके से अपना सारा आंसर लिखने वाले हैं। आंसर कमेंट में गलत हो जाए चल जाएगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला है, वहां पर टिक करते रहिए। कोई चीटिंग नहीं करना है, कमेंट नहीं आंसर देना है। अपनी ज्ञान के आधार पर, जो आपने अभी तक तैयारी की है उसके आधार पर आपको सारे आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? अगर शरीर से बाहर निषेचन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थात बाह्य निषेचन को हम क्या नाम दे सकते हैं? इन विट्रो, इन वीवो, ट्यूबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं बच्चों इन विट्रो। याद रखिएगा, वह निषेचन जो शरीर के बाहर होता है उसको हम इन विट्रो कहते हैं, और वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है उसको हम इन वीवो भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है? वहां पूछा तो उभयलिंगी है, यहां पूछा है कौन उभयलिंगी नहीं है? फीता कृमि, केचुआ, घरेलू मक्खी और जोंक। तो इसमें से घरेलू मक्खी जो है वो द्विलिंगी नहीं है, उभयलिंगाश्री नहीं है। बाकी इसको छोड़ के तीनों क्या है? उभयलिंगी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है? अभी तो बच्चा बच्चा जानता है कौन सा जलोद्भिद मतलब जल के अंदर पाया जाता है। तो सिंघाड़ा है, नागफनी है, शीशम है, एकेंसिया है। तो सिंघाड़ा जलोद्भिद है, अर्थात जल के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसका विशेषता है? आंख मूंद के भ्रूणपोष देखते ही
तुम आवृत्तबीजी के पीछे मत भागना। यहाँ पे क्या लिख रहा है, अगुणित। त्रिगुणित होता है, 3n होता है आवृत्तबीजी में, और अगुणित होता है किसमें, अनावृत्तबीजी में, यानी कि जिम्नोस्पर्म में। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है, अनावृत्तबीजी, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है, एक लिंगी में, द्विलिंगी में, और भी दोनों में, किसमें नहीं। तो भैया द्विलिंगी में क्या होते हैं, स्वपरागण होते हैं। सही उत्तर यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है। बच्चों इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है, ट्रापा, हाइड्रिला, जलकुंभी। तो बी और सी दोनों सही उत्तर लगाएंगे, मतलब हाइड्रिला और जलकुंभी दोनों में देखने को मिलते हैं। सही उत्तर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक या एंडोस्पर्मिक। तो इन्हें कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। तो ऐसे पौधे जिसमें भ्रूणपोष देखने को मिलते हैं उनको हम एंडोस्पर्मिक नाम देते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागण किसमें नहीं होता है, घास में, मक्का में, गेहूं में, सैल्विया में। तो घास, मक्का, गेहूं में वायु परागण होता है, तो सैल्विया में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा फल कूट फल है, कौन सा इसमें से असत्य फल है। तो आम, नींबू, धान, सेब में से सेब एक असत्य फल है। और अगर आपसे पूछता है कि सेब में असत्य फल क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण में पुष्पासन भाग लेता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है, अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें सभी। तो अगर कहीं भी द्विगुणित पूछ रहा है और अगर उसमें युग्मनज ऑप्शन है तो आप युग्मनज को सही उत्तर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। असंग जनन मतलब बिना निषेचन के ही अगर बीज बनता है तो उसको हम असंग जनन कहते हैं। किसमें होता है, एस्ट्रेसिया एवं घास में देखने को मिलता है। सही उत्तर यहाँ पे ए है। अगला क्वेश्चन है, 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। भैया कमेंट में आप लोग अपने आंसर लिखते रहिए बहुत तेजी के साथ, जैसा कि आप लोग लिख रहे हैं। पर आपको एक बात और बोलूंगा कि अपना मूल्यांकन करते चलिएगा, कमेंट में बहुत परेशान मत होइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है। तो 100 परागकण बनने के लिए कितने चाहिए, 25 आपको यहाँ पे सूत्री विभाजन करने पड़ेंगे। अगला है, शुक्राणु किसके मदद से जोना प्लास्मोडा को विभाजित करता है, एक्रोसोम के स्राव से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, गर्दन के सेंट्रियोल से, ए और बी दोनों से, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो मेसोडर्म इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन द्विगुणित संरचना है, शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूणपोष। तो भैया बताया आपको, कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आंख मूंद करके युग्मनज को आंसर सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है कार्पस कोलेजम से, कार्पस यूटेरी से, कार्पस ल्यूटियम से, कार्पस एब्लिकेंस से। तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है, अंडोत्सर्ग के बाद इसमें भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 30, 90, 9 माह, 7 माह। तो भैया 9 माह का होता है, सी यहाँ पे सही उत्तर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोरक की गुहा क्या कहलाती है। तो कोरक की गुहा ब्लास्टोसील, सिलोम, आर्केंट्रॉन, होमोसील। ये गलत लिख गया है, ब्लास्टोसील कहलाती है, ठीक है, ब्लास्टोसील कहलाती है। राइट आंसर ये है। आर्केंट्रॉन यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है, ठीक है, ब्लास्टोसील कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, लीवर में, अंडकोश में, किडनी में, फेफड़े में। तो अंडकोश में होती है, आप जानते हैं, ठीक, या जिसको हम वृषण भी कहते हैं, उसी में टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, नर हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। भैया आप जानते हैं कि जब भ्रूण का विकास होता है तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बनते हैं और तीनों अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। तो इसमें से त्वचा क्या किससे बनती है, एक्टोडर्म से बनती है। यहाँ पे ए सही है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाता है, अब इसको तो आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं। गर्भाशय पुरुषों में नहीं पाया जाता है, भग पुरुषों में नहीं पाया जाता है, लेबिया मेजोरा पुरुषों में नहीं पाया जाता है। काउपर ग्रंथि जो होती है पुरुषों में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। तो भैया ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि कहीं कहीं पे लिखता है 1951 और कहीं कहीं पे लिखता है 1872। तो याद रखो भैया 1951 में जो जनगणना हुई थी वो स्वतंत्रता के पश्चात हुई थी, और 1872 में जो हुई थी वो अंग्रेजों के द्वारा हुई थी। अब पूछ रहा है कि भारत में जनगणना कब हुई थी, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं कर रहा है कि स्वतंत्र भारत की आज़ादी से पूर्व भारत, तो केवल भारत बोल रहा है। तो सबसे पहली जनगणना तो 1872 में हुई थी, तो सही उत्तर इसको लगाएंगे। स्वतंत्र भारत में पूछता तो हम 1951 लगाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी रोकती है अंडोत्सर्ग को, अंड निषेचन को, भ्रूण रोपण को। तो भैया ये बी और सी दोनों को रोकने का काम करती है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था? तो इसका कारण था तकनीक। तकनीक बहुत ज्यादा बढ़ गई जिससे जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी से हुआ। ठीक। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त क्या आ जाता है? गुणसूत्र आ जाता है, जिसकी वजह से गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? 46 से 47 हो जाती है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है? 47। मतलब ये 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र है इस पे 2 गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र यहाँ पे आ जाता है, तो इस वजह से गुणसूत्र की संख्या बढ़ करके 46 से 47, क्योंकि 46 पहले से थे प्लस 1 आ गया तो 47। और बच्चों इसको ट्राइजोमी भी कहते हैं, यह ट्राइजोमी का उदाहरण है। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? 47। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, अनुवांशिकी शब्द का किसने प्रस्तावित किया था? भैया तो लोग भेड़ चाल में मेंडल बोल देते हैं, मेंडल अनुवांशिकी के जनक है, परंतु उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तो इस शब्द का प्रयोग किया था विलियम बेटसन ने सबसे पहले। तो सी यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक, आशा कर रहा हूं कि आप लोग भी सही उत्तर ही लगा रहे हो। टिट्रिकम स्टिवम क्या है? ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड? तो ये हेक्साप्लॉइड होता है, एक प्रकार का गेहूं का पौधा है। ZZ और ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? तो घोंगा में, तिलचट्टा में, मोर में कि मनुष्य में? तो ये मोर में देखने को मिलता है। मोर के अलावा किसी पक्षी का नाम रख देगा तो आप उसको सही उत्तर लगाएंगे। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? भैया तो टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है कि महिलाओं में एक X गुणसूत्र गायब हो जाता है, तो XO। तो 46 में से एक चला गया, -1 तो बराबर 45। और ये मोनोजोमी का उदाहरण है बच्चों, जब एक गुणसूत्र कम हो जाता है इसको हम मोनोजोमी कहते हैं। तो यह है मोनोजोमी का एक उदाहरण है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? 45। 45। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता, बहुअलील सह प्रभाविता, बी और सी दोनों? तो यह बी और सी दोनों दिखाता है आपको। ठीक। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है किस पर? भैया आपने देखा होगा पुरुषों में कान के बाल ज़्यादा हो जाते हैं, महिलाओं में नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें कानों की बाल बढ़ने का ये जो जीन होता है वो किस पर पाया जाता है? Y क्रोमोसोम पर। ठीक है, यानी सिर्फ पुरुषों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेंडल ने किसका चयन किया था? चना, पाइनस, टमाटर या मटर? तो गार्डन मटर का प्रयोग किया था। आप जानते हैं मेंडल ने इसी का प्रयोग किया था, पाइसम सेटाइवम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोक देता है, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रभाविता, पॉलीमरिज्म, एपिस्टेसिस, अप्रभाविता। तो इसको एपिस्टेसिस कहते हैं अगर एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को रोक रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, प्रभाविता कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था संलग्नता का नियम, 10% ऊर्जा का नियम, अनुवांशिकता का नियम। ठीक, इनमें से कोई नहीं, इसे भैया अनुवांशिकता का नियम प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो 9:3:3:1। ठीक है, सही उत्तर ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुवांशिकी के जनक हैं ह्यूगो डी ब्रीज, मॉर्गन, मेंडल, डार्विन। तो आप जानते हैं अनुवांशिकी के जनक कौन है? यहाँ पे मेंडल को माना जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है? सी है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पे गलत लिख गया है। ठीक है, आधा था। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, संलग्नता, स्वतंत्र अपव्यूहन। तो संलग्नता क्या है? ये मेंडल का तीसरा नियम, जिसका नाम क्या होता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसका अपवाद संलग्नता है। अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डाइकनेसिस में। तो ये पैकेटीन अवस्था में होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? तो एक क्रॉस बोल दिया है, एक संकर क्रॉस, तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाविता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? 44 + XX, 44 + XY, 46 + XY और 46 + XX। बताइए क्या होगा भाई? अगर पूछा जाए पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो पुरुष में कितनी होगी? आप जानते हैं यहाँ पे होती है 44 + XY। ठीक है, 44 उसमें अलिंग गुणसूत्र होते हैं और XY क्या है? वो उनके लिंग गुणसूत्र हैं। ठीक है, स्त्री मनुष्य में कौन से गुणसूत्र होंगे आप बताइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
तो स्त्री मनुष्य में कौन से गुणसूत्र होंगे भाई? यहाँ पे 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, 44 प्लस YY। तो यहाँ महिलाओं में होते हैं 44 प्लस XX। क्यों? 44 तो अलिंग होंगे और XX क्या होंगे? उसमें अंतिम जोड़ी गुणसूत्र होंगे। ठीक है, सबसे अधिक तथा सबसे कम, ठीक है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो जो मानव का पहला गुणसूत्र होता है बहुत बड़ा होता है, तो भैया वो होता है गुणसूत्र 1, जिसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। और जो सबसे कम गुणसूत्र देखने मिलते हैं वो देखने मिलते हैं वाई में। तो भैया गुणसूत्र नंबर 1 एवं वाई सही उत्तर है, एक्स वाला ना कर देना भाई गलती से। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अगला क्या है? अगला है भाई यहाँ पे, ठीक है, अगला क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन खत्म। अगला नहीं है, इतने ही क्वेश्चन बच्चों आपके सामने हैं। अब आपको क्या करना है? इसका सही उत्तर देना है। ठीक है, ठीक है, अब इसका सही उत्तर आपको चेक करना। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि शायद एक क्वेश्चन में हल्की सी गड़बड़ है। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े प्रभाव को रोकता है, इसे एपिस्टेसिस कहते हैं बच्चों। गलती से प्रभाविता लिख दिया। ठीक, इसको ये माफ़ी चाहूँगा, एपिस्टेसिस होगा, प्रभाविता नहीं। ठीक है, तो हो गया बच्चों, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को, एक मुझे लगा एक जीन के जोड़े में ऐसा, ठीक है, कि एक प्रभावी है दूसरा अप्रभावी, पर एक पूरा जीन का जोड़ा दूसरे जीन के प्रभाव को रोक रहा है। ठीक है, जीन के जोड़े का, तो एपिस्टेसिस होगा बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, गलत कर दिया। ठीक है, सही कर दिया। तो साथियों ये थे आपके टोटल 50 क्वेश्चन, जिसका आपका एक बहुत शानदार टेस्ट हुआ। मुझे कमेंट बताइए कि आपका कितना सही हुआ, आपने 50 में से कितने सही किए। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, और अपना 100 मूल्यांकन जरूर करिएगा कि आपने कितने सही कर लिए। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको टेस्ट पसंद आया होगा और आपकी तैयारी को एक बल मिला होगा। और अगर अभी टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो कृपया करके अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल देर नहीं बच्चों, अभी भी आपके एग्जाम में कई महीने बचे हुए हैं, लेकिन अगर आप आज से मेहनत करेंगे तभी आप सफल हो सकेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है तो अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पर, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमने इतना कर दिया और हमको मज़ा आया। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।